बड़ी बात है कि लोगों ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव जो है एक तो ये महिलाएं इस चीज को बखूबी समझ रही हैं, जान रही हैं और उसी चीज को वो हमारे सामने भी कह रही हैं और उसी चीज की चर्चा उन्होंने प्रधानमंत्री से जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने उसी तमाम चीजों को रखा, उन्होंने बात करी और बताया कि किस तरीके से तमाम योजनाओं ने भी उन्हें मजबूत किया है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बनी है और आज इस मुकाम तक पहुंची है। जी चंद्रशेखर। अजीत प्रधान तो शहडोल के पकरिया पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज यहां पर उन्होंने सिकल सेल एनीमिया को लेकर जो राष्ट्रव्यापी अभियान है उसकी शुरुआत की है। इस सिकल सेल एनीमिया को रोकने के लिए तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ये आज जारी किया गया है। इसका मकसद 2047 तक इस रोग से भारत को मुक्त करना है, जड़ समेत इसे खत्म करना है। विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करना है। ये मिशन देश के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तराखंड के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन अभियान आज लॉन्च किया गया है। जनजातीय समुदाय में ज्यादातर ये बीमारी देखी गई है और प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं, 89 ब्लॉक जो कि प्रभावित है। इस बीमारी से लगभग इस बीमारी के जो वाहक है 42 लाख लोग इसके वाहक बताए जाते हैं। 82,000 गंभीर रूप से इससे पीड़ित है। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित विकार है ये। रक्त कणिकाएं जो हीमोग्लोबिन की होती है उससे संबंधित एक तरीके की ये बीमारी, एक रोग। तो रक्त की 3 प्रकार होते हैं जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स, आरसीबी जिसे हम कहते हैं, आरबीसी जिसे हम कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का पूरी तरीके से परिवहन करता है पूरे शरीर में और सिकल सेल एनीमिया जिस रोगी को होता है उससे रक्त कणिकाओं का जो आकार है वो हंसिया के समान हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। शरीर में सूजन आती है, थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द होता है, सांस फूलती है। अंदरूनी अंग जो होते हैं लंबे समय तक दर्द की वजह से क्षतिग्रस्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आनुवांशिक ये बीमारी है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण ये मिशन हो जाता है। पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने भी मरीज हैं उसमें से 50% हमारे देश में है और मध्य प्रदेश उनमें से एक। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी जो इलाका है, आदिवासी जनजाति समुदाय जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित है।
आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। तो विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है पीएम मोदी ने और भ्रष्टाचार की गारंटी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इसके पहले जब भोपाल वो आए थे उस वक्त उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था विपक्ष के लिए। फिर से एक बार आज उन्होंने विपक्ष को लेकर निशाना साधा है। सिकल सेल एनीमिया को लेकर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का आगाज आज से कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च हो चुका है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। उनका भी परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश जी, और साथ ही हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जी जुड़े हैं बीजेपी से, बीजेपी के नेता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय प्रताप जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। इस पूरे मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, किस तरह से आगे का रोड मैप तैयार किया गया? देखिए, आज शहडोल में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिनका अप्रूवल रेट विश्व में 77% है, 77% इनका अप्रूवल रेट है, और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो आज शहडोल की धरा पर आए थे। और एक ऐसी बीमारी जिसको 70 सालों से दूसरी सरकारों ने नजरअंदाज किया और जो ज्यादातर आदिवासी भाइयों बहनों को होती है और जिसके 50% से ज्यादा मरीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अमूमन 2.5 लाख प्रति वर्ष जो कि अनुवांशिक बीमारी है, जो कि पेरेंटल ट्रांसफर होती है, आज उसको उन्होंने 2047 तक उसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। छोटी छोटी चीजें जो इस देश में पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं की, हमेशा नजरअंदाज किया, ऐसी चीजों को माननीय नरेंद्र मोदी जी खोज कर लाते हैं। आप इसे कल्पना कीजिए कि उन्होंने इस पर साइंटिस्ट से जापान यात्रा पर बात करी, जो इस बीमारी पर जो है रिसर्च कर रहे थे। तो सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है, कितने गंभीर थे वो इस विषय पर। उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि राज्यपाल महामहिम मंगूराम पटेल जी के साथ 50 साल से गुजरात में भी वो इस समस्या पर काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि है। वो हमेशा से हर पीड़ित जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीछे रह गए हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इन सब चीजों से दूर निकाला जाए। आयुष्मान भारत में आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा जो कार्ड बांटे गए, अब डिजिटल कार्ड बांटे गए। हर परिवार का एक अपना अलग कार्ड दिया गया है, जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो 5 लाख का एक एटीएम कार्ड है, वो आपको डिजिटली अब पेमेंट होगा। तो 5 लाख तक के अगर 5 करोड़ परिवार लोगों का इलाज हुआ है, और अगर इसकी राशि देख ली जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अगर ये भार व्यक्तियों पर स्वयं आया होता तो 1 लाख करोड़ का भार ऊपर होता,
जो सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से उठाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज शहडोल की धरा पर उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। मलेरिया हो, बाकी बीमारी हो, उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है कि 2013 में क्या स्थिति थी, कितना कम हो गई है। चाहे जो है बुखार का मामला हो, जो दिमागी बुखार हो, तो उन्होंने सारा स्वास्थ्य टीबी को समाप्त करने का 2025 तक का प्रण लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, उतने काम पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किए। चाहे एम्स बनाया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे मेडिकल में सीटें बढ़ाई गई हो। चलिए अभय जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं रमेश जी के पास जाना चाह रहा हूं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी है। रमेश जी, देश का प्रधान जब इस तरह से शहडोल जैसे जनजातीय समुदाय के बीच पहुंचता है और एक इतनी बड़ी गंभीर समस्या को एड्रेस वो करते हैं, उसके ऊपर एक संवेदनशीलता वो दिखाते हैं, गंभीरता वो दिखाते हैं, कितना सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता हुआ आप देखते हैं और कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से आज की जो योजना का बदलाव भी होगा और इसका समाज पर प्रभाव भी पड़ेगा। मोटे तौर पर भारत में अगर आप देखें कि पिछले 100 वर्षों से जो स्वास्थ्य की समस्या रही थी, 1920 के आसपास 1898 से 1920 तक जो कई महामारियां आई, उन महामारियों से जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गिरावट आई, मोदी सरकार कम से कम स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा चिंतित है। इससे पहले उन्होंने आयुष्मान कार्ड जो बनाए, आयुष्मान कार्ड भी एक प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ रहेगा। तो उसी प्रकार ये जो खासतौर से जनजातीय क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो भारत राष्ट्र की समृद्धि का जो केंद्र रहे हैं एक समय, वो बन रहे हैं, क्योंकि वनों से जो संपदा आती थी, वनों से ही खनिज आते थे, वनों से औषधि आती थी, वनों से ऐसे उत्पाद आते थे जिनसे कई प्रकार की चीजें बनती थी, महुआ जैसा हुआ और भी कई चीजें होती थी। तो लेकिन वनवासियों की बीमारी ने उस सारे को चीजों को कम किया। अब ये जो सरकार है, कम से कम स्वास्थ्य के मामले में अगर हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा तो सबसे पहले समाज को आत्मनिर्भर बनना होगा। वो समाज आत्मनिर्भर तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा। जो स्वस्थ व्यक्ति अच्छा होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, पारिवारिक रूप से स्वस्थ होगा, वही व्यक्ति आगे प्रगति की सोच पाएगा। तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये कदम, इसको राजनीति से बहुत अलग हट करके माना जाना चाहिए। और राजनीति से अलग हट करके ये जो नींव डली है वन क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, खासतौर से जो उपेक्षित वर्ग है, जो अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ वर्ग है, उसके उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता की है, इसकी तो प्रशंसा की ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो प्रशंसा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभय जी आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में 22 जिले हैं जो कि सिकल सेल से प्रभावित है। अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, तमाम में जो जिले हैं यहां पर कई तरह की भ्रांतियां भी है और कई तरह की जागरूकता को लेकर यहां पर कमी होने की वजह से भी ये जो बीमारी है वो लगातार फैलती गई है और इसका आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस दिशा में जागरूकता के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या प्रयास करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही इन वर्गों के लिए काम करती आई है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आप देख लीजिए 24,000 करोड़ का बजट होता था केंद्र सरकार का जनजातीय वर्ग का। आज मोदी जी के समय वो 90,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य है, जल है, सबके लिए जल है, स्वच्छता है, शिक्षा के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए रखा गया है। तो इस वर्ग को कैसे स्वास्थ्य करें और वर्ग तरह से संपन्न रहे, माननीय मोदी जी ने हर तरफ से एकलव्य मॉडल के विद्यालय खोले जा रहे हैं। 740 देश में खोलने का लक्ष्य है। 27 जिले में जो चुने गए हैं और जो है करीब 38,800 जो है शिक्षकों की भर्ती की गई है। 3.5 लाख आदिवासी छात्र उसमें नामांकित हैं। 1,000 प्रतिवर्ष टॉप मेरिट के छात्रों को जो है IIM जो है मेडिकल में, IIT में एडमिशन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। तो हर क्षेत्र में 8 केंद्रीय मंत्री हैं माननीय मोदी जी के सरकार में इस वर्ग से। मामई राष्ट्रपति है, मामई हमारे राज्य के राज्यपाल उसी वर्ग से आते हैं। तो हर तरफ हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना जो है अधिकार दिया है, अपने निर्णय करने का जो है इन्हें निर्णय करने के अधिकार दिए हैं। हर पदों पर इनको ले जाकर बैठाया गया है और इसके लिए आप देखना जनजातीय वर्ग में एक नई क्रांति आई है। और वो जो जिले हैं हमारे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी माननीय हमारी मोदी शिवराज जी की सरकार ने 1,000 रुपए इन माताओं बहनों के लिए दिए थे, बैगा हो, बहारिया हो, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने आते ही वो बंद कर दिए थे।
उन बच्चों के लिए थे, उन माताओं के लिए थे जो कुछ रोगी उससे जूझती थी। लेकिन इस तरह की योजनाएं कांग्रेस ने आकर तुरंत बंद कर दी थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है। और इन जिलों का जिनका आपने उल्लेख किया है, निश्चित तौर पर यह बीमारी चूंकि अनुषंगिक है, अनुसार जो कि पेरेंटल है जो है फैलती है, इस पर जल्दी काबू पाया जा सकेगा। चलिए, जल्दी काबू पाने की जो उम्मीद है वो हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जल्दी काबू पाने की बात है, यहाँ पर एक जागरूकता, जन जागरूकता की जो बात है वो बेहद जरूरी हो जाती है। अब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, इस दिशा में जाहिर तौर पर अब एक लोगों का जो सोच है या विचार है रमेश जी, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और इस पर चर्चा होने लगेगी, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं और उनके बीच एक खाट पंचायत के तौर पर उनके परिवेश में ढलते हुए उनसे वो संवाद करते हैं, तो इस बात को भी वो गंभीरता से लेंगे और कहीं ना कहीं इस बात में जो ये जो बीमारी है या जो ये एक तरीके का एक बहुत बड़ा एक इशू हमारे देश का बनता जा रहा है, इसमें कमी आने की उम्मीद है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा, इसमें सामाजिक जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसा ना हो, भाजपा के लिए और सरकार के लिए प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने योजना का शुभारंभ किया, तो ये एक कार्यक्रम बनकर के, इवेंट बनकर के ना रह जाए। इसको कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित और अहित को छोड़ करके कहीं ना कहीं समाज की जागृति, जो कि राजनीतिक दल घोषणा भी करते हैं कि सत्ता उनकी समाज सेवा का एक माध्यम है, और जैसे कि अभी इसी कार्यक्रम के तहत 2-3 दिन पहले जब मोदी जी भोपाल आए थे, और चूंकि उसी दिन उनको शेड्यूल जाना था लेकिन मौसम के कारण वो नहीं जा पाए, 2 दिन बाद ये लेट हुआ, उसमें अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जो खासतौर से पोलिंग के कार्यकर्ता थे, उनको सबसे पहले उन्होंने समाज से जुड़ने की और समाज की सेवा करने की बात कही थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे सेंटर बनाए कि लोगों को मार्गदर्शन दें। तो मैं समझता हूं इस मामले में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समाज के सारे लोगों को आगे आकर के समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आनुवांशिक बीमारियां ठीक है, आनुवांशिक रहती हैं, लेकिन ये आनुवांशिक बीमारियां हमारे अंश में, हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं से तो प्रविष्ट होती हैं। जब मनुष्य ने देह धारण की थी या जब मनुष्य ने आकार लिया था, उस वक्त तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों के तहत जो सारी की सारी बीमारियां जीन्स में चली गई हैं, यदि हम उस पर सावधानी बरतें तो ये कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है और 3 पीढ़ी में आकर के ये सारी की सारी समाप्त हो जाती है। ये सारा विज्ञान का शोध है इस पर। तो मैं समझता हूं जागरूकता के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, जो अपनी पार्टी के नीतियों का प्रचार करते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं, घर घर जाते हैं, पर्चियां देते हैं, ठीक उसी प्रकार टोलियां बना करके उनको निकलना चाहिए। और जो क्षेत्र, खास तौर से जिन जिलों में कुछ गांव ऐसे हैं जिन गांव में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, 60-60, 70-70% लोग इसके बीमार हैं, वहां पर क्या सावधानी बरती जाना चाहिए, इस तरह कहीं ना कहीं एक अभियान इसमें चलने की जरूरत है। ये कार्यक्रम एक इवेंट होकर के, एक कार्यक्रम होकर के ये ना रह जाए, इसकी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, 2.5 लाख बच्चे लगभग देश में जो है वो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है और उनके परिजन भी इससे प्रभावित हैं। ऐसे में अभय जी, एक इवेंट बनकर ना रह जाए, इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं रमेश जी। इस दिशा में किस तरह से कदम बढ़ाया जाएगा और किस तरह से जन जागरूकता या एक तरीके से समाज में एक सोच इस संबंध में डेवलप हो सके, इस दिशा में क्या आप वाकई में जमीन पर उतरकर कार्यकर्ता आपके काम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, माननीय मोदी जी हमेशा से ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं। टीबी के मामले में भी उन्होंने कहा था कि हर जिले में टीबी के जो मरीज हैं उनको कार्यकर्ता उनके देखभाल करें, उनके साथ जुड़े, उनको जो है जो जिले में सूची उपलब्ध है उनके साथ एक किसी कार्यकर्ता का उनको गोद लेना चाहिए, उनके साथ उनको ठीक होने में मदद करनी चाहिए। तो इस तरह का ये जो सिकल सेल एनीमिया वाला भी जो विषय आया है, क्योंकि इसमें ब्लड भी लगता है, ब्लड बदला भी जाता है, तो ब्लड बैंकों की उपलब्धता होगी, ब्लड डोनेशन होगा। तो इस तरह में सभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, पूरी कार्यकर्ता पूरा उसमें सहयोग करेंगे। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख मलेरिया के मरीज थे, अब 2 लाख से कम रह गए हैं। अब 2013 के पहले कुछ रोगी 1.25 लाख थे, अब 70 से 75 हजार रह गए हैं। तो इस तरह से लगातार माननीय मोदी जी ने जो इन बीमारियों के प्रति जो आह्वान किया है, समाज को जोड़ने का, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, तो निश्चित तौर पर समाज और कार्यकर्ता जुड़कर इन बीमारियों पर जल्दी काबू पाएंगे।
बिल्कुल। एक दर्शकों को और बाकी लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की, उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, लेकिन जब किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो इसका जीवन काल महज 20 दिनों का रह जाता है। ऐसे में बार बार ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती है। उनके शरीर पर सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है और अंदर से शरीर के अंदरूनी अंगों में कई बार इस तरह से अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि उनको जीवन भर के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इसकी जो बीमारी है बहुत महत्वपूर्ण ये बीमारी है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही जिस तरह से जेनेटिक ये बीमारी है, ऐसे में जागरूकता लाने की जरूरत है। इस संबंध में एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, कैसे इस बीमारी से लड़ा जाएगा, कैसे इसके जो मरीज है उनके लिए अलग अलग कार्ड में 3 कैटेगरी बांट दी गई है, जो कि 40 साल के ऊपर के, उसके नीचे के हैं, और जो लोग शादी करने वाले हैं उनके लिए भी बाकायदा ऐसे कार्ड बनाए जाएंगे जिसमें यह तय किया जाएगा किसको सिकल सेल एनीमिया है और किसको नहीं है। एक अपील भी आज स्वास्थ्य मंत्री ने की है, मनसुख मंडाविया जी ने की है, कि उन्होंने कहा कि इस समुदाय के जो लोग जो शादी करने के लिए अपने समुदाय के लोगों के बीच जाते हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि भले ही आपकी कुंडली मिले या ना मिले, लेकिन आपके जो सिकल सेल को लेकर जो रक्त का जो एक जांच होगी, जो टेस्ट होगा, उसमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि 2 लोगों के सिकल सेल एनीमिया नहीं होना चाहिए जिनकी शादी होनी है। किसी एक को अगर हो तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है और इसमें आगे बढ़ते हुए अब इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन रमेश जी, एक यहां पर और जिक्र करना चाहूंगा, रानी दुर्गावती का जिक्र उन्होंने किया है और इसी समाज से वो आती है रही है, आदिवासी समाज से ही, और उनके जरिए भी उनको जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है, एक सम्मान उनका किया उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से दुर्गावती जी का सम्मान होना चाहिए। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, कहने के लिए गोंडवाना को हमने आदिवासी माना है, लेकिन दुर्गावती जी का जो मायका था वो कालिंजर था, वो चंदेल राजवंश की राजकन्या रही हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और मध्य प्रदेश के हर वासी को इस पर गौरव करना होगी कि जो शेर शाह सूरी था, जो गुजरात का हमलावर था, जिसने जब कालिंजर पर हमला किया, तो वो दुर्गावती उन दिनों 20 वर्ष की थी, विवाह उनका हुआ नहीं था। उनकी रणनीति के कारण ही शेर शाह कालिंजर के किले पर मारा गया था। उसने सारे युद्ध जीते थे, लेकिन दुर्गावती की रणनीति, कभी समय मिलेगा तो मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताऊंगा, इस पर मैंने लेख भी लिखा है। तो कुल मिलाकर के ये जो समाज को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था, चंदेल राजवंश अलग है, क्षत्रिय अलग होते हैं और गोंडवाना के गोंड अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गोंडवाना का पहला जो उल्लेख आया है वो अबू फजल अकबरनामे के, अबू फजल का जो अकबरनामा है उसमें आया है। तो कहीं ना कहीं एक अगर देखेंगे तो उससे पहले संग्राम सिंह लिखा करते थे, वो आगे चल करके उनको सहा कर दिया। तो वनवासियों को तोड़ने का ये अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन दुर्गावती ने जिस तरीके से विवाह से पहले युद्ध किया है अपने स्वत्व के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, विवाह के बाद उन्होंने आसफ खान से युद्ध किया, अकबर से, निश्चित रूप से ये आज की पीढ़ी को इन सब चीजों की बताने की आवश्यकता है, गर्व करने की आवश्यकता है, उनको नमन करने की आवश्यकता है। बल्कि इसकी तो कहानियां बना करके परिवारों में सुनाई जाना चाहिए, तब ये मैं समझता हूं हम उनके जो ऋणी हैं भारतवासी, उसके प्रति हम ऋण मुक्त हो सकेंगे। जी बिल्कुल। तो आदिवासी समाज के गौरव को भी प्रधानमंत्री ने बताया है। रानी दुर्गावती को लेकर ये भी कहा कि एक तो उनकी स्टैच्यू लगेगी, उनकी मूर्ति लगनी है, और साथ साथ जो सिक्का है वो जारी करने का भी यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पर उनका जो गौरव है जनजाति समुदाय का, उसको भी और आगे बढ़ाने की बात वो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभय प्रताप जी, जिस तरह से गौरव बढ़ाया जा रहा है, इनके जनजीवन में, इनके जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कितने ठोस और मजबूत कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से आने वाले समय में हम माने कि कब तक कि हमारा मध्य प्रदेश जल्द से जल्द इससे मुक्त हो, इस बीमारी से मुक्त हो, ताकि हम और बेहतर दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। पहले मैं रानी दुर्गावती पे बात करना चाहूंगा कि जबलपुर में इसका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुगल शासकों को चुनौती देने वालों में जहां महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी का नाम आता है, वहीं रानी दुर्गावती का भी नाम आता है। मुगल शासकों को अगर नाक में दम किसी ने किया था तो रानी दुर्गावती ने किया था। और आज ये जो जिस बीमारी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का लक्ष्य लिया है, निश्चित तौर पर 7 करोड़ से ज्यादा आदिवासी परिवार इससे पीड़ित हैं। और इसके लिए जो समय सीमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय की है, उसमें पूरे कार्यकर्ता, पूरा समाज का सहयोग लेते हुए हम इस बीमारी पर काबू पाएंगे और हमारा आदिवासी समाज भी स्वस्थ और संपन्न होगा। और वो अपने उनको जो चाहे कैसा एक्ट हो जिसके तहत उनके अधिकारों को दिया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है।
बिल्कुल, शिक्षा की भूमिका भी इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और अब आदिवासी समुदाय शिक्षित भी हो रहा है। जाहिर तौर पर इससे भी एक बड़ा फर्क या एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। निश्चित तौर पर, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि एक्वल मॉडल के व्यवस्था के आवासीय विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, 27 जिलों में खोले जा रहे हैं। 740 का लक्ष्य है। अभी उनके जो छात्रवृत्ति है वो IIT, IIM और एम्स के लिए भी उनको दी जा रही है। तो हर क्षेत्र में आदिवासी वर्ग का जो शिक्षित युवा है वो जा रहा है। बिल्कुल रमेश जी, जिस तरह से अभी हमने बात की यहाँ पर इनसे जाना, जिस तरह से जाहिर तौर पर अब शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। अब जो लोगों के बीच में जो एक कहना चाहिए, पहले हमें लगता था कि आदिवासी समुदाय है या जनजातीय समुदाय है तो शायद इनके पास जागरूकता कम होगी, लेकिन कई जगहों पर जागरूकता है। सही दिशा में एक नीति बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दिशा में हम चाहेंगे आप कुछ और प्रकाश डालें, कैसे इस पूरे इस विषय को लेकर आगे गंभीरता समाज के जो बाकी लोग हैं या बाकी जो समाज का हिस्सा है वो दिखाए, ताकि एक सपोर्ट मिल सके और कुल मिलाकर एक सामूहिक प्रयास के जरिए सिकल सेल एनीमिया की इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर सके। निश्चित रूप से इसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं बातचीत का और एक प्रकार से जो छोटी मोटी संगोष्ठियां हों, जैसे चौपाल बैठकें हों, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज एक प्रतीक दिया कि खटिया बैठक, कोई खटिया पे बैठे और उन्होंने आसपास देखा, इस तरह के कहीं ना कहीं वन क्षेत्रों में अभियान चलना चाहिए। शिक्षा के मामले में एक बात और पूरी की पूरी पीढ़ी को, वनवासी समाज को भी और नगरवासी समाज को भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, उस तरीके से हमारे शिक्षित युवाओं के सामने नौकरी के अवसर कम होंगे। तो वो जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा था कि लोकल पर वोकल हो, अपने कौशल का विकास करें, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस पर भाजपा को भी और सारे राजनीतिक दलों को भी आगे आकर के वनवासी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर क्या चीज महत्वपूर्ण है, स्थानीय स्तर का कौशल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उस आधार पर रोजगार के सृजन करना होंगे। वैसे तो चूंकि आज के समय जब से मशीनें आई हैं तब से नौकरियों की स्थिति खराब है और हमारे यहाँ बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो विदेश में जाकर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब वापस होंगे अगले 5-10 वर्षों में, ये बात लिख लेनी चाहिए हमको। तो अगले 5-10 वर्षों में जो चुनौतियां भारत के सामने रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आने वाली है, तो हमको शिक्षा में भी वो सुधार करना होगा। बिल्कुल, शिक्षा में सुधार करना होगा और समग्र समाज के विकास के लिए सबको मिलकर साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपका भी, अभय प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो संपूर्ण समाज को मिलकर ही सिकल सेल एनीमिया जैसी इस गंभीर बीमारी को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। देश के 7 करोड़ लोग इससे प्रभावित है, 17 राज्यों में ये बीमारी फैली हुई है। ऐसे में हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हम इस पूरे विषय को लेकर जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाएं ताकि इससे हम मुक्त हो सके। इसी के